हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से निशा आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। और जो हम सीरीज़ आप लिख के सॉल्व करा रहे थे उसी में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एमए का समाजशास्त्र का, उसको फिर से हम 6 क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो अभी क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी है इस वजह से हम उसको नहीं बता पा रहे हैं। तो जब हम अलग से आपका स्पेशली एमए सेकेंड ईयर का पेपर चलाएंगे सोशियोलॉजी का, तो उसमें हर चीज़ हम डीप में आपको समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है वो क्या कहता है उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को देनी है। कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये इसके बारे में डिटेल हम बाद में देंगे, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी अब तक का जो समाज रहा है वहाँ पे वर्ग संघर्ष ही मिला है, ठीक है। और कोई ऐसा समाज या अभी तक कोई ऐसा समाज नहीं हुआ है जहाँ पे वर्ग संघर्ष न पाया जाता हो, यानी ऊंच और नीच का जो स्तर है वो हर समाज में पाया गया है। लेकिन मुख्य विशेषता क्या है इनकी कि ये अर्थ को मुख्य जो है वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं, जो पूर्णतः वर्ग विहीन हो। सदियों से समाज में शोषित और शोषक दो वर्ग, इनके अनुसार समाज में सिर्फ 2 वर्ग होते हैं, एक जो शोषण करता है और दूसरा जो शोषित होता है। तो 2 वर्ग विद्यमान हैं। शोषक वर्ग का अत्याचार जब असहनीय हो जाता है और जब जो शोषण कर रहा है उसका अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, तब शोषित वर्ग संगठित होकर विद्रोह करेगा। यानी इनका कहना यह है कि समाज में सिर्फ 2 तरह के वर्ग पाए जाते हैं, एक शोषित वर्ग और एक जो शोषक वर्ग। इन्होंने कहा है कि जब अब जो आपका शोषित वर्ग है उसका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो शोषित वर्ग है उस अत्याचार को सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा वो अब एक ग्रुप बनाएगा अपना, और ग्रुप बनाने के बाद वो विद्रोह करेगा। ऐसा किसका कहना है? आपके कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। और ये किस में कहा है इन्होंने? अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में। जब शोषित वर्ग संगठित होकर विद्रोह करता था, मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष शब्द को अलग अलग व्याख्या भी करी है, ठीक है। तो एक बार और बता देती हूँ कि जो इनका वर्ग कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, या पूछा जाए कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है, तो कार्ल मार्क्स जी का है। इन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा है, एक जो शोषण कर रहा है और एक जो उसके द्वारा शोषित हो रहा है। और इसके बारे में इन्होंने जो जानकारी दी है अपने घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दी है। और इनका कहना यह है कि जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा शोषित वर्ग का, शोषक तो जो शोषित वर्ग होगा, शोषक वर्ग का अत्याचार बढ़ने के बाद शोषित वर्ग क्या करेगा? एकजुट होगा, और एकजुट होने के बाद वो उनके विरुद्ध आवाज उठाएगा या विद्रोह करेगा। और इन्होंने जो वर्ग है और संघर्ष है दोनों की अलग अलग व्याख्या की है। तो चलिए देख लेते हैं वर्ग क्या है। वर्ग शब्द से मार्क्स का तात्पर्य आर्थिक वर्ग से था, यानी वर्ग का मतलब सामाजिक या धार्मिक नहीं था, वर्ग का मतलब यहाँ पे अर्थ था, ठीक है। तो वर्ग शब्द से मार्क्स का तात्पर्य आर्थिक था। उनका कहना है कि विभिन्न ऐसे युगों में समाज के अंदर ऐसे 2 वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिसमें एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है और दूसरा वर्ग उत्पादन प्रक्रिया में अपना श्रम लगाता है। अब वर्ग क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग जो है वो मार्क्स के अनुसार आर्थिक वर्ग है, यानी इनका ये कहना था कि समाज में 2 वर्ग हैं, और एक वर्ग जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है और दूसरा वर्ग जो उसमें उनकी सहायता करता है। तो जब दोनों होंगे तभी तो उत्पादन होगा। तो इनका कहना है कि वर्ग उत्पादन प्रक्रिया में अपना श्रम लगाकर उत्पादन कार्य संपन्न करता है। इस प्रकार समाज में किसी भी वर्ग को परिस्थिति क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों के साथ उसका क्या संबंध होगा।
यानी उसकी परिस्थिति कैसी होगी वो इस पे डिपेंड करता है कि वो जो आपका उत्पादक के साधन का स्वामी है या वो उस प्रक्रिया में श्रम लगा रहा है। दो ही तो बताए हैं, एक जो श्रम लगाएगा, जो उत्पादन के साधनों में भाग लेगा, या उसका स्वामी होगा। तो जाहिर सी बात है कि परिस्थिति जो उत्पादन के साधनों में भाग लेगा उसी की तो अच्छी होगी। क्लियर हुआ? यानी इन्होंने वर्ग को अर्थ से जोड़ा है, यानी यहाँ पे वर्ग दो तरह के होंगे जो अर्थ से ही रिलेटेड होंगे। एक जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होगा और दूसरा जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना श्रम लगाएगा। अब अगर हम देखें तो जिसकी परिस्थिति अच्छी होगी वही उच्च वर्ग होगा। तो परिस्थिति किसकी अच्छी होगी? जो उत्पादन के साधनों पे जिसका कंट्रोल होगा, यानी जो स्वामी होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी आप बना सकते हो। जैसे अगर आप देखो कि मार्क्स का वर्ग और संघर्ष शब्द, तो मार्क्स डाला, मार्क्स का डाला वर्ग और यहाँ पे डाला आप संघर्ष। ठीक है, तो वर्ग को कितने भागों में इन्होंने बांटा है? दो भागों में। एक जो है उत्पादन के साधनों का स्वामी, वो डाल दीजिए। पहला उत्पादन के साधनों के स्वामी और दूसरा आप डाल दीजिए श्रम लगाकर उत्पादन कार्य संपन्न करने वाला या उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाला। उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाला। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको आप डिटेल दे दीजिए, तो होगा क्या कि थोड़ा सा और अलग और जो है समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जो चेक करने आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ क्लियर है। फिर संघर्ष शब्द जो आपने दूसरा, जब हम वो वर्ग वाली डिटेल दे देंगे आप पहला और दूसरा, इसके बाद आप संघर्ष वाला डालिएगा बीच में, जो हमने दूसरा आपको बोला है संघर्ष। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है आपको? ये मार्क्स का अभिप्राय है शोषित वर्ग से, तो यहाँ पे शोषित वर्ग लिख लीजिएगा बस। ठीक है, असहयोग, अशांति, श्रमिकों को पता नहीं है कि हथियार से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। जब समाज में एक वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो जाता है तो श्रम करने वाले दूसरे वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, जिससे क्षुब्ध होकर शोषित वर्ग संगठित होकर अपना श्रम कम दामों पर बेचने को तैयार नहीं होता। तत्पश्चात दोनों वर्गों में संघर्ष की उत्पन्न हो जाती है। फिर ये वाला पॉइंट आप बीच में सेंटर हेडिंग डालिएगा संघर्ष। फिर थोड़ी सी डिटेल देने के बाद फिर आप हेडिंग डालिएगा शोषित वर्ग, फिर इसकी डिटेल दे दीजिएगा। क्लियर हो गया? तो होगा क्या कि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो आपकी कॉपी में ऊपर से ही दिखने लगेगा और एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर हो गया? तो अब संघर्ष में क्या होगा भाई? संघर्ष या विरोध वही करेगा जो असंतुष्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो कौन सा वर्ग करेगा? जो दूसरा वर्ग है, यानी जो शोषित वर्ग है। तो जब वो देखेगा कि काम के घंटे भी हमारे बढ़ा दिए गए हैं, सुविधाएं भी कम हमको दी जा रही हैं, वेतन भी हमको कम दिया जा रहा है, हम परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, और जो स्वामी है वो ज़्यादा उत्पादन का लाभ ले रहा है, तो वो क्या करेगा? संगठित होगा और संगठन के बाद वो विरोध करेगा, हड़ताल करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सशस्त्र हो। ठीक है, सशस्त्र होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे भी संघर्ष और विरोध की स्थिति हो सकती है। और यही प्रक्रिया मार्क्स के अनुसार क्या है? संघर्ष है। श्रम जितना कर रहे हैं
उस मुकाबले में अगर कम मिल रहा है तो वही वो जो विरोध है वही मार्क्स के अनुसार संघर्ष है। फिर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो व्याख्या है, मार्क्स ने इसमें ये स्वयं स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रेरित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का स्रोत क्या है, ऑगस्टियन थ्योरी, वहाँ से इसको इन्होंने ग्रहण किया है। मार्क्स ने उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उनके विचारों को ग्रहण कर लिया। हीगेल से प्रभावित होकर के हीगेल से ये प्रभावित हुए और हीगेल से प्रभावित होकर मार्क्स ने इतिहास का जो स्वरूप निरूपित किया था उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की यह स्वाभाविक परिणति थी, उसी का परिणाम आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। अब इस प्रकार जो थियरी और हीगेल के विचार तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी तीनों ही कहीं ना कहीं आपके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये वर्ग संघर्ष सिद्धांत पर ये सिद्धांत पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधारित है। यानी वर्ग संघर्ष का आधार किस पे आधारित है, थियरी, हीगेल के विचार और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के अपने विचारों को मुख्य तौर पर फ्रांस की क्रांति से संबंधित पंफलेट, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित पंफलेट थे उनसे, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से प्रकट किया है, यानी ये इसकी उपज है। फिर मार्क्स का कथन है कि एक ऐतिहासिक सत्य यह है कि भू संपत्ति के विपरीत धन का आकार ग्रहण करती है। भू संपत्ति के विपरीत धन जो है वो आकार ग्रहण करती है। पूंजी का प्रथम साकार रूप धन ही है। अगर हम पूंजी की बात करें तो पूंजी का पहला जो जैसे ही हम कहेंगे आपके पास बहुत पूंजी है तो पूंजी में तो और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन प्रथम आपके दिमाग में क्या जाएगा कि वो आपका धन ही जाएगा, धन का आकार या धन ही साकार रूप। मार्क्स ने पूंजी को वह धन माना है जिसे श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब मार्क्स पूंजी में किसको ला रहे हैं, वो जो शोषण के लिए यूज हो रहा है। किसका शोषण, श्रमिकों का शोषण। और इस शोषण से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण होता है और यही जो पूंजी है वही कारण है आपके वर्ग संघर्ष का। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की व्याख्या के दौरान उन आर्थिक परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया जो आदिम समाज के गृह उद्योग की अवस्था से लेकर वर्तमान युग की फैक्ट्री तक हुए हैं। अब इन्होंने वर्ग संघर्ष की व्याख्या करते करते किसके बारे में बताया है, आर्थिक परिवर्तनों पर भी विश्लेषण किया है कि कैसे कैसे हम जो है आदिम समाज के छोटे छोटे गृह उद्योग से बड़े बड़े फैक्ट्री में कैसे आ गए। मार्क्स का कहना है कि फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण अक्सर अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। अब जिससे व्यापारिक संकट काल का उद्भव हो जाता है, और ऐसा होगा तो क्या होगा, व्यापारिक संकट काल का। हमारे यहाँ जैसे अगर हड़ताल होती है तो क्या होता है, हम बैठ जाते हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे। जापान वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जब ज़्यादा काम करेंगे तो जितने उत्पादन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे मालिकों का नुकसान होने लगता है। तो जब नुकसान ज़्यादा होगा तो आदमी क्या करेगा, उसको जल्दी रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब फैक्ट्री प्रणाली जो है तो अक्सर क्या होगा, अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे व्यापारिक संकट काल का उद्भव होगा और इसके परिणाम स्वरूप छोटे पैमाने के जो मिल मालिक हैं उनको नुकसान होगा और धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। और इसका परिणाम यह होता है कि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सबसे बड़ा उद्योग, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक है, कुछ माल इन्होंने इससे लिया, फिर इससे लिया, फिर इससे लिया। अब मान लीजिए नुकसान हो रहा है तो किसका होगा, इनका तो नहीं ही होगा, कुछ मात्रा में इनका होगा। अब इनसे ज़्यादा प्लस में इनका होगा और सबसे ज़्यादा प्लस में किसका होगा, इनका होगा।
और उससे भी ज़्यादा जो श्रमिक होंगे उनका होगा। तो इनका कहना ये है कि जो छोटे पैमाने के मिल मालिक हैं, छोटे पैमाने के मिल मालिक हैं, बड़े पैमाने के मिल मालिकों की अपेक्षा इनको नुकसान की ज़्यादा भरपाई करनी होती है। और जो पूंजी होगी वो किनके हाथों में? जो कुछ ही लोग जो बहुत बड़े मालिक होंगे फैक्ट्रियों के, उन्हीं के हाथ में जाकर के केंद्रित हो जाएगी। अब छोटे जो पूंजीपति अधिकाधिक संख्या में पूंजीवादी वर्ग से बाहर हो जाएंगे और श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। भाई उनको भी नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? एक ग्रुप बना लेने लगेंगे, जिससे समाज की जनता का अधिकाधिक भाग एक अति अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग का नौकर हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग है उनके नौकर हो जाएंगे। जब कभी व्यापारिक संकट आता है तो ये पूंजीपति वर्ग वस्तुओं के मूल्यों में कमी करके उत्पादन वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बेच लेंगे, मूल्य कम कर देंगे और अपनी चीज़ों को बेच लेंगे, तो उनको तो प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है तो मजदूरों का वेतन भी कम कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कम में बिक रहा है, भाई हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो उनको कम दिया जाएगा। अब जब कम दिया जाएगा तो इसलिए मजदूर लोग कम वेतन पर अधिक श्रम करने पर मजबूर हो जाएंगे और कम पैसे के कारण मजदूर वर्ग अपनी तथा अपने परिवार की प्राथमिक और मूल आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब इनका कहना यह है कि जहाँ पे घाटा होने लगेगा जो मालिक है तो वो क्या करेगा? अपने मूल्य को गिरा देगा और जो 10 रुपये में चीज़ बिक रही थी उसको अगर 8 रुपये में या 7 रुपये में बेचने लगेगा तो जो ये 3 और 2 रुपये का अंतर आ रहा है उसकी भरपाई वो अपनी जेब से तो करेगा नहीं, वो किससे करेगा? श्रमिकों से। श्रमिकों की मजबूरी ये है कि भाई अब वो कहाँ जाए काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि उसी में न चाहते हुए भी श्रम करता रहेगा, क्योंकि जो परिवार के लिए कुछ नहीं से कुछ ही सही वाली कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाएगी, तो वो उसी मूल्य पे काम करना शुरू कर देगा। अब काम तो करेगा लेकिन जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे उसके अंदर पूंजीपति के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाएगी और यहीं से आपका वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूंजी का वास्तविक उत्पादन मजदूर ही होता है और पूंजीपति लोग श्रमिकों के श्रम को कम मूल्य पर खरीद लेते हैं। भाई कमी किस पे करोगे? कच्चा माल कम में मिलेगा नहीं, जो आप मशीन लाओगे कम में मिलेगी नहीं, परिवहन के जो साधन होंगे वो कम में होंगे नहीं, तो कमी आप कहाँ कर सकते हो? मजदूरों को की सुविधाएं कम करके, उनका वेतन कम करके, तभी तो आप और कमा पाओगे। तो ये कह रहे हैं कि वहीं से वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और मनुष्य का मनुष्य के द्वारा होने वाला शोषण ही आपका मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष है। ठीक है, इस शोषण से श्रमिक वर्ग में असंतोष फैल जाता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। पहले अप्रत्यक्ष होगा, बाद में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा और वर्ग संघर्ष होने लगेगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा अधिनायक ही होता है और अधिनायक की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों की समाप्ति और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की अवस्था है। ठीक है, और यहीं से जो नया वर्ग है उसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। फिर ये कहते हैं कि संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित होने का परिणाम है। ये हेडिंग के रूप में भी आप डाल सकते हो कि संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित होने का परिणाम है। जब वर्ग के हित परस्पर टकराएंगे तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। जब वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? एक नया वर्ग जन्म लेगा। तो इतिहास के प्रत्येक युग में विभिन्न वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसे दासत्व युग, मालिकों और दासों के मध्य वर्ग संघर्ष, सामंत युग, सामंत और किसानों के मध्य
और पूंजीपति युग, पूंजीपति और श्रमिकों का संघर्ष। मार्क्स ने यह भी बताया है कि आज विभिन्न वर्गों के मध्य होने वाला संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे दास युग था, ठीक है, तो दासों ने विरोध किया। फिर क्या होगा, सामंत युग आएगा तो सामंत वर्ग और जो किसान होंगे किसान विरोध करेंगे तो संघर्ष होगा। फिर पूंजीपति युग आएगा तो श्रमिकों के संघर्ष के कारण पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में एक नया वर्ग उत्पन्न हो जाएगा। तो मार्क्स ने ये सारे जो है कारण वर्ग संघर्ष को ही माने हैं और मुख्य बोला है कि शोषित और शोषक वर्ग होगा। तो जो शोषित वर्ग होगा जब विरोध करेगा शोषक वर्ग के कार्यों के कारण तो वहीं पे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और यही आगे जाकर के संघर्ष क्रांति का रूप धारण कर लेगी, जिससे समस्त पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। और तभी यह समस्त संसार शोषण से मुक्त हो जाएगा। और मार्क्स का विश्वास था कि इस प्रक्रिया के द्वारा मानव इतिहास में समाज में वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, ऐसा मार्क्स ने कहा है। क्लियर हो गया कि उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, वर्ग विहीन समाज होगा, ना ऊंचा ना नीचा, सब इक्वल उसमें रहेंगे, ऐसा मार्क्स का विचार था। और जिससे समाज वर्ग संघर्ष से मुक्त होकर उत्पीड़न शोषण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और यही कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। क्लियर हो गया? यानी कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है वो ये कहता है कि जो समाज है वो सिर्फ दो वर्गों में आर्थिक रूप से बटा हुआ है, एक जो है शोषित वर्ग और एक है शोषक वर्ग। शोषक वर्ग के पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए वो शोषित वर्ग को कम सहयोग करके या कम मूल्य पे श्रम करा करके वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा अर्थ अपने पास या पूंजी अपने पास इकट्ठी कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब विरोध होगा और इस संसार से जो आपके वर्ग हैं वो खत्म हो जाएंगे और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, ऐसी कार्ल मार्क्स की कल्पना थी। क्लियर हो गया? इसी को आपको डिटेल करना है। अब क्योंकि सविस्तार वर्णन करना है तो एक बार इसकी आलोचना भी हम लोग देख लेते हैं। आलोचना जैसा कि मार्क्स ने बोला है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है क्योंकि आदिम असाम्यवादी युग में विभिन्न वर्गों में विभाजित कोई वर्ग ही नहीं था। भाई उनको तो कुछ पता ही नहीं था, अर्थ कारण था ही नहीं, अर्थ था ही नहीं। ठीक है, अर्थ तो काफ़ी बाद में आया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कोई वर्ग ही नहीं था, एक ही तो छोटा सा ग्रुप था, वही धीमे धीमे बढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि असाम्यवादी युग विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं था, ये आलोचना करी गई है। ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, अंडरलाइन या ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आदिम असाम्यवादी युग की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या था कि कोई भी वर्ग नहीं था, तो इसलिए वर्ग विभाजन का जो है वो इतिहास पुराना है ही नहीं। एक ये आलोचना। दूसरा, वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और अब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। तो जो इन्होंने कहा है कि वर्ग विहीन जब चरम पे पहुंच जाएगा तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, तो बिना वर्ग के तो समाज होगा ही नहीं। अब वो अलग बात है कि आदिम असाम्यवादी युग में क्योंकि संसाधन थे ही नहीं, आकार छोटा था, इच्छाएं ज़्यादा थी नहीं, मूलभूत आवश्यकताएं ज़्यादा थी नहीं। भाई जहाँ जाओ वहाँ खेती करो, जहाँ जाओ वहाँ मकान बनाओ, तो विकास ही नहीं हुआ था। तो जब विकास ही नहीं हुआ था, इच्छाएं ही नहीं थी, वो तो ये था कि जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत कर रहा था उससे थोड़ा सा अच्छा हम कर रहे थे कि हमारे पास बुद्धि थी। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाए।
ठीक है। फिर दूसरी आलोचना, वर्ग संघर्ष को इतिहास के निर्माण का आधार हम नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि शक्ति, धर्म, पद आदि से प्रेरित घटनाएं भी इतिहास के निर्माण में सहायक होती। किसी भी कारण का किसी भी जो घटना घट रही है उसका एक कारण तो होगा नहीं, सारे कारण आप के उसमें जिम्मेदार होते हैं। तो किसी एक को कारण मानना यानी अर्थ को ही कारण मानना वो गलत है, ये आलोचना करी गई है। फिर आलोचकों का यह भी कहना है कि समाज में केवल विरोधी वर्ग ही नहीं होते हैं और न ही यह आवश्यक है कि विरोधी मान्यता रखने वाले वर्गों में संघर्ष ही हो। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का आधार एक ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विरोधी वर्ग ही हो। मार्क्स ने कहा है कि भाई दो ही वर्ग होते हैं और एक दूसरे के विरोधी होंगे, इसकी भी आलोचना करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वर्ग विरोधी ही हों, कोई एक ऐसा वर्ग होगा जो सहयोगी भी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करी गई है कि वर्ग संघर्ष का आधार भौतिक और आर्थिक कारणों को माना है सिर्फ, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होता, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म, प्रजाति, जाति, राजनीति आदि के कारण भी तो मानव समाज में भयंकर संघर्ष हमको देखने को मिल रहा है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। आलोचना क्या करी गई है कि अगर हम बात करें कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में तो कोई भी वर्ग था ही नहीं। फिर दूसरी करी गई है कि हम वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, तो ये भी असंभव चीज़ है, बिना वर्ग के तो समाज ही नहीं चलेगा। फिर तीसरी करी गई है कि इतिहास के निर्माण का आधार जो है वो सिर्फ वर्ग संघर्ष को माना है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये धर्म, शक्ति, पद ये सब कहाँ चले जाएंगे? ये इससे भी तो आपका वर्ग वो जो इतिहास है वो निर्धारित किया जाएगा। फिर आलोचना करी गई है कि समाज में सिर्फ विरोधी वर्ग थोड़ी ना होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके सहयोगी वर्ग भी होंगे, ठीक है। फिर भौतिक आर्थिक कारणों को ही मानना गलत है, क्योंकि धर्म, प्रजाति, जाति, राजनीति ये भी तो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती हैं या जो आपके वर्ग होंगे उनको प्रभावित करेंगे। फिर मार्क्स का यह विचार भी ठीक प्रतीत नहीं होता कि प्रत्येक देश के श्रमिकों के हित सदैव समान होते हैं, जब प्रत्येक देश के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार उनके हित भी भिन्न भिन्न होंगे। उन्होंने एक ही कंडीशन बताई है, ऐसा हर जगह लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जहाँ जैसी कंडीशन होगी वैसी वहाँ पे समस्याएं होंगी। तो एक कंडीशन मानना वो भी गलत है। मार्क्स ने अपनी रचना में समाज के दो प्रधान वर्ग पूंजीपति और सर्वहारा का कोई स्पष्ट और सुनिश्चित जो लक्षण है वो अभी नहीं बताया है। तो ये आपकी 7 जो है वो आलोचनाएं करी गई हैं और इसी आलोचना पे बेस्ड आप ऊपर भी डिटेल दे सकते हो।